same. IUPAC name same without configuration. IUPAC name same without configuration. अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन ना लिखें तो IUPAC नाम सेम होना चाहिए, यानी 2-क्लोरोब्यूटेन है तो दूसरा वाला भी 2-क्लोरोब्यूटेन चाहिए। अगर ब्यूटीन 2 है तो दूसरा वाला भी ब्यूटीन 2 ही चाहिए। ब्यूटीन 1 लाओगे तो कोई आइसोमरिज्म की बात हम स्टीरियो वाली नहीं करेंगे। उसके बाद ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर पर नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, यानी आपस में एक दूसरे में जाते नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर्स। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर पर अदला बदली करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे सर? कन्फॉर्मेशनल। तो किनको पकड़ना मुश्किल है? अरे बोलो भैया, ऐसे समझो, बात समझना। हमारा नाम है निर्मल, बात समझो, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? आदर्श, ठीक बात। कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है, बाकी लोग जान जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। एक जगह और भी है ये। अब सर एक बात बताइएगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको और हमने इधर बताया कि देखो कन्फर्मेशनल ये होता है, ये होता है, और अचानक से ज्योमेट्रिकल पढ़ाने आदर्श हो गए, यानी चेहरा बदल गया। बात समझ रहे हैं? फिर आदर्श उधर पढ़ा के आए, थोड़ी देर बाद देखा तो तुमने कहा तो निर्मल सर आ गए। इसका मतलब डिटेक्ट करना मुश्किल है कि नहीं? यानी वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, जैसे ये इस तरीके से कि एक कंपाउंड है और बोले इसका कलर क्या, बोले लाल, फिर थोड़ी देर बाद बोले हरा, फिर बोले क्या, फिर बोले लाल, फिर बोले हरा। अरे बोले भगा यार इसको, क्योंकि रीजन क्या है सर? कोई परफेक्ट कलर नहीं है, यानी कोई परफेक्ट नेचर नहीं है। तो आपकी पढ़ाई में किसको सबसे नॉर्मल तरीके से देखा जाएगा? जिसको कम पढ़ना है। और किसको भर भर के झोला भर के पढ़ना है? सीधा फंडा है सर, बोलो भैया। तो ये ध्यान रखना, तबीयत हमारी खराब है, लग रहा है तुम्हारी खराब है, काबिलियत है तुम्हारे अंदर जबरदस्त। हाँ, ऐसे बैठे मर के कह रहे हैं ना ये, क्या बताएं। हेडिंग डालिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक बात। अब सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होना है, और हम आपको दिखा भी देंगे कि कैसे देखा जाता है, वो टर्म भी आपको बताएंगे और सब लोगों को समझ में भी आना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कंपेयर कर लेंगे कि हाँ स्टीरियो का पार्ट है तो होगा ही होगा। दूसरा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, ठीक बात। तीसरा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या टर्म आया? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का रीजन होता है सर। रोटेशन कैसा होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। आपने क्या पढ़ रखा है? पाई बॉन्ड बोलो फटाक से, लेकिन हम पाई बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितने भी इसके केसेस हैं जिनमें बार बार आएगा कि अब ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड करेगा, डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, जिस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन देख रहे हो वो कैसा होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड। अब वो चाहे पाई हो चाहे सिग्मा हो, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है सर। इसका पहला पार्ट क्या पढ़ रहे हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड। क्लियर है मामला? तो लिखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन लिया जाए, ये पहला केस है सर, बल्कि यहीं से आप केस 1 डाल दो।
पहले जो तुमने पढ़ रखा है 11वीं में वो तुम्हें याद दिला देते हैं। ठीक बात है। जैसे कहा गया अगर डबली बॉन्डेड कार्बन है, क्या सर, डबली बॉन्डेड कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड इसमें सिग्मा भी है सर, लेकिन हम केवल उस बॉन्ड की बात कर रहे हैं जिसको रिस्ट्रिक्टेड माना जा रहा है। अब कहानी समझिएगा, कहा यह गया कि अगर इसकी दोनों वैलेंसी यानी A इज नॉट इक्वल टू B है, यहां भी आते हैं सर, यहां भी अगर मैंने A और B लगाया तो A इज नॉट इक्वल टू B है। और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना, जब भी कोई डबली बॉन्डेड कार्बन आए, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बनाए, तो पढ़ाया है उसका हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कितना होता है, sp2। तो जब भी थ्योरी में आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की वैलेंसी आएगा सर। क्या वैलेंसी आपस में अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी एक बनाएगा सिस और दूसरा कंपाउंड इसी का बनेगा ट्रांस, और ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इधर देखना, सिस कब बोलेंगे, जब सेम वैलेंसी सेम साइड हो। क्या ए और ए सेम साइड नजर आ रहा है, या इसी का उल्टा बोल दो कि बी और बी भी सेम साइड है, तो क्या ये सिस फॉर्म हो गई। इधर आइए, इसी को रिवर्स कर दीजिए, ये ए है ये बी है, इसको ए कर दें इसको बी कर दें, पलटा दें सर, तो क्या ये फॉर्म ट्रांसफॉर्म की कैटेगरी में आ जाएगी। तो ये हुआ सिस और ये हुआ ट्रांस, उतारना नहीं है सर। अब एक बात सुनना, हम तुमको कितना भी पढ़ा दें कि ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड जो होता है इसके अराउंड रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब अदला बदली नहीं होनी चाहिए। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये जो दो उंगलियां हैं ये दो वैलेंसीज हैं, बात समझना, और हमने इन दोनों अंगूठों को मिलाया, तो इस अंगूठे में ये जो ऊपर वाला अंगूठा है ये पाई बॉन्ड है और नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में, बात समझिएगा। अब ये बताइए क्या ये पाई बॉन्ड बन गया, और ये दोनों वैलेंसी कहां है, सेम साइड, सेम साइड है तो क्या है ये सिस है या नहीं है सर। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर तुम्हें इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, किसमें, तो क्या करना पड़ेगा, इस उंगली को नीचे लाना पड़ेगा या इसको नीचे लाना पड़ेगा, यही तो है मतलब। चलो कर लेते हैं। अब जब हम इसको घुमा रहे हैं बॉन्ड को, तो कौन सा वाला बॉन्ड है जो मरोड़ा जा रहा है, पाई या सिग्मा। अगर किसी बॉन्ड को मरोड़ोगे तो वो टूटेगा ना, तो इसका मतलब ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा फिर बनाना पड़ेगा, और तब जाके क्या बनेगा, तब जाके ट्रांस बनेगा। यानी इस काम में एनर्जी लग रही है कि ये अपने आप हो रहा है। तो क्या ये रूम टेम्परेचर पे कभी इंटर कन्वर्टिबल होगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक सिस है तो दूसरा इसका भाई कहीं क्या होगा, ट्रांस, और ये दोनों एक ही समय पर कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रांस सिस में आ जाए और सिस ट्रांस में। इसका मतलब किसके अबाउट रिस्ट्रिक्शन है, इस पाई बॉन्ड के अराउंड। बोलो भैया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये सिस और ट्रांस कब बता पाएंगे, जब ये वैलेंसी आपस में सेम रहेंगी तभी तो सिस होगा, जब ये सेम वाली एक दूसरे के अपोजिट नजर आएगी तभी तो ट्रांस होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। बात पकड़ में आती है या नहीं आती है सर। तो ये जो टर्म है ना सर, ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम टर्म है, हम समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अगर बोला जाए कि यार अपने आप कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो लगती होगी। अच्छा एक बात बताओ, सिस को अगर ट्रांस में तुमको चेंज करना है, तुम कसम खा के बैठे हो कि नहीं हम चेंज करेंगे, तो सर एनर्जी देके चेंज कर लो। लेकिन अपने आप अगर सोचो तो ऐसा होने वाला नहीं, बना लीजिए। अब इसके बाद आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने जो पढ़ा है ब्यूटीन 2, वहां पे हम आ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल वही पढ़े हो, तो यहां तक का हमारा खेल था। अब इसके बाद आपका वाला शुरू हो जाएगा।
एक लाइन लिखवाएंगे सर, और उस एक लाइन में सारे जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले केस हैं वो सब आ जाएंगे यहां पर ओपन चेन वाले। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। अच्छा ये बता दीजिए, जो डबली बॉन्डेड एटम है ये कौन से वाले हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक एक करके जो बात लिखाते जाएंगे वो करते जाइएगा, ठीक बात। और सुनिएगा, अब इस चैप्टर से क्या करेंगे, हम आपको पढ़ाते भी जाएंगे, और जो सवाल आपके आए हुए हैं, बात समझ में आ रही है, लेटेस्ट पुराने, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सारे सवाल, एक एक सवाल आपको करा देंगे। बात समझ में आ रही है? करा नहीं देंगे बल्कि आप ही उसको करेंगे। अगर आपने सुना है तो आपका काम यहीं का यहीं समाप्त होता चला जाएगा कि हाँ भाई हमको आता है। भाई सीधी सी बात है, एक दो सवाल कराएंगे तो कंफ्यूजन होता है कि भाई दो लगा लिए, पता नहीं तीसरा आता तो लगा पाते या नहीं। तो उससे बढ़िया है 4 साल के मेंस के एडवांस के सवाल जो लेटेस्ट हैं वही सारे एक साथ लगवा दें सब, तो इसका मतलब तुरंत कंफर्म हो जाओगे कि हाँ हमको आता है। भाई यही तरीका है किसी चीज को समझने का। अब सर अगर मैं तुमसे कहता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटीन 2, पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ब्यूटीन 2 का मतलब 4 कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड है, यही तो है मतलब। तो सर ये 4 कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं? ये डबली बॉन्डेड कार्बन अगर नजर आया तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी के अराउंड देखने की बात करोगे सर? अब आप इसके 2 आइसोमर बनाने का प्रयास करोगे और बनेंगे भी। दोनों वैलेंसी सेम वाली अगर आपने सेम साइड रख दी तो क्या ये सिस हो जाएगा? और दोनों वैलेंसी सेम वाली अगर आपने अपोजिट साइड रख दी तो क्या ये ट्रांस हो जाएगा? और इसमें कोई ये बात गलत नहीं है कि कोई कह दे कि सर हम इसको H के रिस्पेक्ट में सिस और ट्रांस बोल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं। अब यार एक बात तो क्लियर है, हमने बोला ये 2 मेथिल थे सेम साइड, यहां क्या है अपोजिट साइड। अगर मैं आपसे कहूं क्या फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और सर पेपर तक आपके साथ केवल ये लाइन जाएगी, जितना अब तक पढ़ाया उसमें से कुछ भी याद नहीं आएगा आपको 6 महीने बाद, तो इस पे गौर करिएगा। फॉर शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ओपन चेन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉलिक्यूल कैसा दिया गया है, तो हम किस में देख रहे हैं? ओपन चेन में। क्लियर बात है। और मैं लिख रहा हूं क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम की दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये कंडीशन है। क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, जिसको मैं बोल सकता हूं डबली बॉन्डेड एटम, यानी जो डबली बॉन्डेड एटम है अगर उनकी दोनों वैलेंसी
डिफरेंट है। अच्छा ये बताइए इस कार्बन की दोनों वैलेंसी कौन सी है, ये और ये कि ये दोनों? इधर वाली ना, HCH3 नहीं बोलना है, ये बोलो ये वाली अगल बगल वाली या ऊपर नीचे वाली? ऊपर नीचे वाली, यही दो वैलेंसी है। ये दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। ये दोनों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। आपस में सेम हो जाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, इधर देखो, अगर मैं तुमसे कहूं क्या इस तरीके का कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो जवाब है हां कर सकता है। बस क्या करना है, यहां पे जो ग्रुप लगाने हैं वो क्या लगाने हैं? डिफरेंट लगाने हैं। क्लियर है मामला? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहां ए, यहां बी, यहां ए और यहां बी लगाऊं तो देखकर बताओ सवाल शुरू हो गया है। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? हां करेगा। बोलो भैया। डबली बॉन्डेड एटम, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं दे सकते तो डबली बॉन्डेड एटम तो देख सकते हो। डबली बॉन्डेड एटम की दोनों वैलेंसी क्या? अलग अलग। अच्छा लेकिन देखना कहां है? ये ध्यान रखना है, ठीक है ना सर? अच्छा अगर सर इसी में सर बहुत सिंपल है, डबली बॉन्डेड एटम की दोनों वैलेंसी अलग अलग। बोलो भैया। और बढ़िया तरीके से अगर देखना है तो क्या लिखना है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम और ब्रैकेट में बोथ लिख लो, क्योंकि केवल एक से काम चलने वाला नहीं है। कितने एटम होंगे? हमेशा दो। क्या ये वैलेंसी अलग अलग है? क्या ये वैलेंसी अलग अलग है? यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तैयार है। क्लियर है मामला? अगला सर, ये क्या बोला जाएगा नाम, ये बात की बात है। बताओ। डबली बॉन्डेड एटम की दोनों वैलेंसी अलग अलग, दोनों वैलेंसी अलग अलग, यानी अलग अलग होना चाहिए और दोनों में कंडीशन फुलफिल हो जाए यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है मामला? बोलो भैया, पूछ लो कुछ, बताओ क्या होना चाहिए? अभी नहीं जाना है, हाँ अभी रहना है यहीं। हम जान रहे हैं ना अंदर से क्या आ रही है आवाज। अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन नहीं। तो ओपन चेन में हम सबको लपेटे ले रहे हैं यहां पे। अब कार्बन है कि उसमें क्या है, अभी आते हैं धीरे धीरे। अगला सर, कोई डिजाइन बना लेंगे यार। इधर देखो, एक बात सुनो, तुम जब ज्यादा ज्ञानी बनोगे तब तुम्हारा पतन होगा, तब तुम निपटोगे। तुमको बेसिक फंडे पे रहना है। क्या पढ़ाया है? क्या ये ओपन चेन है? हाँ है। क्या सर डबली बॉन्डेड एटम कार्बन और नाइट्रोजन है? हाँ है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस पाई बॉन्ड के अराउंड शो करना है तो क्या इनकी वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए? ए और बी अलग अलग है। क्या ये लोन पेयर और ओवेच अलग अलग है? हाँ है। ये दो तो एक सेम नहीं हो सकते ना। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। इसको क्या कहते हैं वो बाद में लपेट लिया जाएगा। अगला सर, खत्म नहीं हुआ अभी। तुम्हें क्या मतलब है, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? तुम ये बताओ, डबली बॉन्डेड एटम है? हाँ है। दोनों वैलेंसी अलग अलग हैं? हाँ है। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी तो हम डिजाइन बना रहे, जो मन करेगा वो बना देंगे सर। आइए सर, अब नहीं करेगा क्योंकि कार्बन के अराउंड तो डिफरेंट है बट ऑक्सीजन के अराउंड क्या हो गया, सेम। और हमको डबली बॉन्डेड एटम की जो वैलेंसी है वो दोनों में देखना है कि क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। इसका मतलब
इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। बना लीजिए, बात खत्म। अब इनका क्या नाम है वो सुन लेना, उसमें क्या दिक्कत है तुमको। पहला काम क्लियर करो, अगर ओपन चेन है उसमें डबल बॉन्ड है तो हर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक करने का तरीका डबली बॉन्डेड एटम की खुद की दोनों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो वो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। उसको सिस ट्रांस बोलेंगे, उसको ईजेड बोलेंगे, उसको सिन एंटी बोलेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, अभी इसका पार्ट नहीं है। क्लियर है मामला? अभी तो केवल आपको यह बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अच्छा एक बात बता दो, अगर डबल बॉन्ड किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा है तो, अगर एक से अगर ज्यादा डबल बॉन्ड है तो हर डबल बॉन्ड में चेक करोगे, और अगर एक भी डबल बॉन्ड ऐसा मिल गया तो क्या वो मॉलिक्यूल शो करने लगेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? करेगा ही करेगा। तो अब इसके लिए कोई थ्योरी नहीं लिखाएंगे कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो, अरे एक से ज्यादा क्या 500 दे दो, बस क्या होना चाहिए, ओपन चेन। क्लियर है मामला? अभी हम तुमको जो सवाल इसके कराएंगे ऑर्गेनिक में, दुनिया की जितनी किताबें हैं जिसके सवाल हवाल इधर से हम लोग भी निकाल निकाल के देते हैं सर, बात समझ में आ रही है? कि MS चौहान का है, बात समझना, वो सारे सवाल आप कंसेप्ट आपको पता है अगर तो कोई भी सवाल उठा लोगे, करते जाओगे। बस याद रखना जो चीज बोल रहे हैं उसको ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ढूंढने का तरीका किसमें बताया है, ओपन चेन में बताया। तो ओपन चेन में आपको याद रखना है। और मैंने शुरुआत से कार्बन कार्बन वाला खेल खत्म कर दिया कि मैं क्यों बताऊं कार्बन कार्बन के बीच, फिर मैं बताऊं कार्बन नाइट्रोजन के बीच, फिर मैं बताऊं कार्बन ऑक्सीजन के बीच, फिर मैं बताऊं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इससे अच्छा मैं डबली बॉन्डेड एटम बोल रहा हूं। डबली बॉन्डेड एटम की दोनों वैलेंसी जो उसकी खुद की वैलेंसीज हैं, अगर वो डिफरेंट है और पूरे डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट होनी चाहिए तो वो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब वो कैसे शो करेगा, क्या नाम होगा, इसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। चले, तो अगर इस पर सवाल लिखेंगे तो आप हमको बता पाओगे? नोट कर लो फटाफट, जल्दी करो। और थ्योरी पढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान रखो, आपकी पुरानी यादें बार बार आएंगी, उन्हीं से तो निकालना है आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो समस्या क्या होती है, फाउंडेशन बैच में समस्या नहीं होती हम लोग को, उस बच्चे को कुछ नहीं आता तो जो बताते हैं वो समझता है जो ये बोल रहे हैं वही सही है, वही आना चाहिए, तो उसको सिखाना आसान है। तुम्हारे में क्या है मालूम है, तुम्हारी जो मेमोरी है वो 75% तो पहले से भरी हुई है, तो डेटा बार बार डिलीट करते हुए चलना पड़ता है कि ऐसा ना हो ना नई पुरानी फाइल दोनों मिक्स हो जाए। और थोड़ी थोड़ी देर में तुमको क्या याद दिलाएगा ये भी मैं बता दूं। कंफ्यूजन क्या होता है सर, सिस है कि ट्रांस है, बात समझना। सर ये नाइट्रोजन कैसे आ गया, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है और तुम्हारा दिमाग अलाउ नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग बार बार तुमको ले जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और बार बार तुम्हें बोलेगा सिस बोलो या ट्रांस। आपको याद रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करना है, ओपन चेन अगर है तो हर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दो एटम मिलेंगे, उन दोनों एटम की वैलेंसी आपस में खुद में क्या होनी चाहिए, अलग अलग। अगर ये दोनों तरफ मिलता है तो ऐसा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर नहीं मिलता है तो शो नहीं करेगा, बात खत्म। चलिए सवाल लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound, पेपर में जो टर्म लिख कर आएगा, कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ठीक है सर, देखिएगा, पहला है CH2 डबल बॉन्ड
CH2। दूसरा मॉलिक्यूल आप अपना क्रॉस व्रॉस बना सकते हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आंसर बस सही होना चाहिए। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तीसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। चौथा CH3 CH2 का होल 5 CH डबल बॉन्ड CH2। पांचवा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। छठा एसिटिलीन क्लोराइड या डाइक्लोराइड लिख लो। सातवां प्रोपाइन, नाम भी दे सकता है। आठवां एसीटल्डिहाइड। नाइन्थ है सर 2-फेनिल 2-ब्यूटीन। इधर देखो, जिनमें आपको स्ट्रक्चर दिया है उनमें मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप स्ट्रक्चर ओपन करके बनाओ, इतने समझदार हो, देख लोगे तुम। जहां नहीं दिया है वहां तो बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अपने हिसाब से देख समझ लीजिएगा, एक बार खुद से कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि असली तरीका क्या है। मतलब आपको आता ही है, जो समझदार आदमी वो अब तक जान गया होगा। इधर देखो, कहां देखने जाओगे, पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी या डबल बॉन्ड पे? डबल बॉन्ड पे, यही मतलब है ना सर। आइए, क्या इधर देखो, तरीका देखना, इस डबल बॉन्ड की दोनों वैलेंसी सेम, यानी क्रॉस लग गया। अब अगर एक भी जगह क्रॉस लग गया तो कहानी खत्म। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के बारे में नहीं सोचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक ही था, कहानी खत्म। बनाओ, ये अपनी आदत में डाल लो सर। डबली बॉन्डेड एटम के अराउंड अगर एक भी जगह क्रॉस हो गया तो मामला वहीं गड़बड़ा गया। अगला देख के अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है सर। चलो भैया आओ अगले वाले में, डायरेक्ट बताना, क्रॉस, खत्म हो गया खेल। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां है सर, केवल इस कार्बन के रिस्पेक्ट में बताओ, दोनों वैलेंसी अलग अलग, लेकिन यहीं से नहीं बोल देंगे, आगे वाले को भी चेक करेंगे। इस कार्बन की भी दोनों वैलेंसी अलग अलग, यानी ये डबल बॉन्ड क्लीन निकला बिल्कुल। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। क्लियर है मामला? अच्छा सर, अगर एक से ज्यादा होते डबल बॉन्ड तो उनमें भी चेक करते। तो इसका मतलब पहला दूसरे में तो कहानी खत्म है, तीसरा वाला शो करेगा। चौथे में आइए, कितना बड़ा मॉलिक्यूल लिखा है हमें मतलब नहीं है, हमको दिख रहा है सर, क्या यहां एक H और एक ये बड़ा सा ग्रुप है, यानी ये कार्बन निकल गया, यानी कि यहां पर दोनों वैलेंसी अलग अलग, लेकिन इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम हो गई। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा।
मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं सर? मतलब यार दोस्त फिर वही है ना, अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर तुमको अब मतलब भगवान भी नहीं सिखा पाएगा, ऐसे समझो। तुम राक्षस हो फिर, मतलब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ और क्या। इस कार्बन के अराउंड दोनों वैलेंसी अलग अलग, इस कार्बन के अराउंड अलग अलग, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। एसिटिलीन डाइक्लोराइड स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। दोनों Cl आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड गायब हो जाता है। अब सर इस कार्बन के अराउंड दोनों वैलेंसी अलग अलग, निकल गया मामला। इसके रिस्पेक्ट में भी दोनों वैलेंसी इस कार्बन के अलग अलग, यानी ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सर। ठीक बात, खत्म नहीं हुआ सर, बोले अब सुनना जरा। एसिटिलीन डाइक्लोराइड है, अगर किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम के बाद में कोई चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब उसके पाई बॉन्ड को तोड़ के जोड़ा गया है। क्या किया गया है? पाई बॉन्ड को तोड़ के जोड़ा गया है। तो क्या एसिटिलीन का मतलब क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। डाइक्लोराइड का मतलब दो Cl जोड़े गए हैं, क्या हटाकर? पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड तोड़ते ही जुड़ जाएगा दोनों Cl, इसलिए एक पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों लगा दिए। क्लियर है मामला? अगर यहां लिखा होता, खत्म नहीं हुआ, अभी हम सब लिखा देंगे, टेंशन ना लो, सिर्फ सुनो। अगर यहां लिखा होता डाइक्लोरो एसिटिलीन, क्या लिखा होता? तो क्या एसिटिलीन से पहले डाइक्लोरो आ गया है? अभी भी दो Cl जोड़ने हैं, एसिड, इसका मतलब पाई बॉन्ड तोड़ के नहीं जोड़ना है, अब H को हटा के जोड़ना है। क्या कराना है? H को हटा के। तो नीचे कॉपी में लिखिएगा, वहीं साइड में लिखो एसिटिलीन डाइक्लोराइड। डाइक्लोराइड को अंडरलाइन कर लो, किया? लिखो बगल में, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, दो Cl जोड़ो। एसिटिलीन में एक पाई बॉन्ड तोड़ो, दो Cl जोड़ो। हो गया। इसी के बगल में इसके भाई का नाम लिखो, डाइक्लोरो एसिटिलीन। उल्टा नाम क्या लिखोगे? डाइक्लोरो एसिटिलीन। लिखा सर? अंडरलाइन करो किसको? डाइक्लोरो को। अब एसिटिलीन से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखो दो H हटाओ और Cl जोड़ो। कंपाउंड बोलो, C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों H हटेंगे और एक एक Cl आ जाएगा सर। क्लियर है मामला? तो याद रखना सर, अगर कभी किसी पाई बॉन्ड सिस्टम के बाद में कोई चीज लिखी है तो मतलब पाई बॉन्ड तोड़कर वो जोड़ा गया है, अगर पहले लिखा है तो मतलब H हटाकर जोड़ा गया है। इतनी बात याद रखनी, क्योंकि दो ही तो तरीके हैं, या तो पाई बॉन्ड तोड़ोगे या H हटाओगे। क्लियर है मामला? एक छोटा सा सवाल पूछे, बता पाओगे? अच्छा मुझे ये बताओ सर, अगर मैं तुमसे कहूं बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला लिख दीजिए, लिख दीजिए सर, लिखिए कॉपी में। बेंजीन, करेंगे इसको भी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म BHC, BHC। बेंजीन जानते हो क्या होता है? 6 का रिंग और 3 डबल बॉन्ड। अरे बोलो भैया, हाँ, अरे इतने आसानी से समझा रहे हैं, अगर अभी भी क्या बताएं भाई तुमको।
तुम टेंशन में पड़ोगी बेंजीन में कैसे होगा, तुम अपने बेसिक पे रहो ना। ये बेंजीन हुआ, अरे बोलो ना यार। अब इसके पास हर कार्बन के पास एक एक H है या नहीं है, बना लो। ये सब वो चीजें जो जिंदगी भर परेशान करेंगी भाई। बेंजीन, क्लियर है मामला। अब सर क्या लिखा है, हेक्सा क्लोराइड, मतलब कितने Cl जोड़ने हैं, 6, ये तो कंफर्म हो। अब अगर बाद में लिखा है तो बाद का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड हटा के जोड़ोगे या H हटा के जोड़ोगे, पाई बॉन्ड। और अगर पहले लिखा होता तो H हटा के। क्लियर है मामला। तो क्या लिखोगे, पाई बॉन्ड को तोड़ो, 6 Cl जोड़ो, यही तो मतलब है गुरु। तो कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा, पाई बॉन्ड गया, H रहेगा, तो हर जगह एक H और एक Cl मिलेगा या नहीं मिलेगा, बना लो। ये है, क्या दिक्कत है इसमें, समझे या नहीं समझे। बाद में लिखा है तो पाई बॉन्ड तोड़ के वो चीज लगा दो जितनी बार लिखी है, पहले लिखा है तो H हटा के। तुम्हारे लड़के बच्चों को बताओगे तो उनको लगेगा तुमको बहुत आता है, हाँ, नहीं तो बेकार है, वो कहेंगे बेकार हो यार, तुमको कुछ आता ही जाता नहीं है। तो देखे रहना, नहीं झूठी कहानियां सुनानी पड़ेंगी। जब कुछ बन जाता है आदमी तो झूठी कहानी सुनाता है कि बेटा हम बहुत पढ़ते थे, और लड़का सुने नहीं रहा है, जैसे तुम नहीं सुनते हो अभी कि हाँ पढ़ते थे तो हम क्या करें। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो वो वाली स्थिति है। क्लियर है मामला। अच्छा सुनो, इसी को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इसी को कहा जाता है 666। क्या बोलते हैं सर, 666, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड की तरीके यूज किया जाता है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए ये एक लिक्विड है जिसका यूज किया जाता है। तो लिख लीजिए यूज्ड एज अ, क्योंकि यूज आप कभी पढ़ेंगे ही नहीं, यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड, INSECTIDE, कीटनाशक के तरीके इसका प्रयोग किया जाता है सर। इसी को सर गैमेक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन बोलो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलो यानी BHC, और या क्या बोलो 666, एक ही बात है सर। क्लियर है मामला। अगर किसी डब्बे के ऊपर 666 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि IPL से गिफ्ट आया है 3 छक्का पड़ गया है, इसका मतलब है नंबर नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर जो लिक्विड है वो कौन है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको ध्यान रखना है। तो कल को कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। खैर सर, एसिटिलीन डाइक्लोराइड समझ में आया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। आइए प्रोपाइन के पास चलते हैं। प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड होगा, बोलिए सर। तो 1 2 3 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, हाइड्रोजन लगा दीजिए। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबली बॉन्डेड में देखना होता था, ट्रिपली बॉन्डेड में नहीं होता, खत्म। क्लियर है मामला। एसीटल्डिहाइड सबको पता है, CH3 CHO, लेकिन मैं CH3 CHO को ऐसे लिख ले रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन की दोनों वैलेंसी डबली बॉन्डेड वाले की अलग अलग, ये पास हो गया, लेकिन यहां नहीं लिखा रहता है कुछ, और इसका मतलब है ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, इसका मतलब यहां पर वैलेंसी सेम हो गई। क्लियर है, यानी कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और हम नहीं रटेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि हमको मेन कहानी पता है।
डबली बॉन्डेड एटम के अराउंड दोनों वैलेंसी अलग अलग होंगी दोनों एटम की, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो डबल बॉन्ड शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तुम चाहे एल्डिहाइड लाओ, चाहे कीटोन लाओ, चाहे हाइड्रोक्सिल अमाइन लाओ, हम चेक करेंगे उसको। क्लियर है? नीचे आइए, 2 फेनिल 2 ब्यूटीन, इस सुनना बड़े गौर से। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आप अपने बेसिक पे रहिए। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, बोलते जाओ, इतना सबको पता है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। 2 इन का मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगाओ, हो गया। अब सर 2 फेनिल का मतलब दूसरे नंबर पर बेंजीन रिंग, तो सर दूसरे नंबर पे, वो तो कहीं से भी दूसरा नंबर हो सकता है, क्या लगा दिए? बेंजीन। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये जो डबली बॉन्डेड एटम है इसकी वैलेंसी 4 हो गई है। ये कार्बन सिंगल है यानी ये CH3 होगा। यहां आते हैं, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब एक H होगा। ये सिंगल बॉन्ड है यानी कि CH3 होगा। देख के बताओ क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है? सर इस कार्बन के रिस्पेक्ट में दोनों वैलेंसी अलग अलग, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में भी दोनों वैलेंसी अलग अलग, यानी ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तैयार है। आ जाएगा आंसर में। मामला पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? अच्छा एक बात सुनिएगा, बिल्कुल थाली में सजा के तो वो दे नहीं देगा भाई, वो जानता है कोई ना कोई समझदार टीचर तोड़ बता देता है सवाल का, बात समझना। तो किस्मत बहुत ही खराब रहेगी, मतलब तो क्या होगा? स्ट्रक्चर आएगा नहीं आएगा, नाम आएगा। और नाम कैसे कन्वर्ट करना है ये बेसिक फंडे पर रही है, इसमें आप अपने IUPAC रूल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो वो कह रहा है वो करो कि भैया लास्ट से कार्बन पकड़ो, जहां डबल डबल बताओगे वहां लगा देंगे, जहां जहां जो बोलोगे वो लगा देंगे, जो वैलेंसी बचेगी उसमें हाइड्रोजन जोड़ के पूरा कर लेंगे और देख लेंगे वहां जाके। 10वां क्वेश्चन है सर, 9 हो गए, 10वां है। C डबल बॉन्ड C, H है, Cl है, Br है, CH3। 11th है सर, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। हम कितना बड़ा भी मॉलिक्यूल लिख दें, आप अपने बेसिक पे रहना और उसी तरीके से आप चीजें कर पाओगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। 13th Cl2 C डबल बॉन्ड C Br2। अगला है सर Cl H2 C CH Br2। ऐसे बहुत सारे होंगे, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम केवल क्या पकड़ोगे? डबल बॉन्ड है कि नहीं है। जहां डबल बॉन्ड है उसकी दोनों वैलेंसी चेक कर लो। अगर तुम्हें अलग अलग नजर आ रही है तो दोनों कार्बन या दोनों एटम पास हो गए तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात खत्म। कुछ भी बनाओ, तुमसे क्या लेना देना। अभी तो तुम ऑक्सीजन नाइट्रोजन डील करके आ रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो खिलवाड़ होना चाहिए ये। जल्दी से सर फटाफट करिए। हो गया? अच्छा बाईसाइक्लो समझ में आया था सबको? आए? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? अगर मान लो कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम क्लास के बाद, मान लो 12:30 के बाद भी रहते हैं हम लोग, है ना, आराम से आके तुम पूछ सकते हो, ठीक है।
बस याद रखना है क्या, जैसे कई बार होता है तुमको यहां नहीं मिले हम, तो हमारे पास दो ही काम है, या तो हम पढ़ रहे होंगे या सो रहे होंगे। नहीं समझे बात को? बस यही दो काम है हमारे पास, या तो पढ़ना है और या सोना है। बाकी फर्जी दुनिया को नहीं देखना है, फालतू टाइम पास नहीं करते। तो आपको वो बगल में जो रूम है वहां पे मिल जाएंगे, तो यहां ना हो तो आप सवाल पूछने आ सकते हैं इसमें कहीं को, या बुला लाओ कि सर को बुला दो, क्लास में हमको सवाल पूछना है, पूछ लेना है और अपने डाउट को क्लियर करते हुए चलना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इंतजार हमारा नहीं करना है कि जिस दिन हम बोलेंगे कि आज डाउट बताने का दिन है, ऐसा दिन कभी आता नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना डाउट है, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए सर, तो 10वां वाला तो निपट गया होगा। ये कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग, ये भी अलग अलग, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक बात। इधर आते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास गए, दोनों वैलेंसी अलग अलग, इस कार्बन के पास भी गए, दोनों वैलेंसी अलग अलग, यानी दोनों तरफ से पास हो गया, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है सर। यहां आते हैं, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी H और Br वो H और CH3 अलग अलग, यहां H और Br अलग अलग, यानी ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इधर आते हैं, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम, और एक बार अगर सेम हो गया तो हम अगले वाले एटम पे चेक करके अपना समय बर्बाद नहीं करते, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इधर आओ भैया, अब इन्होंने समेट के लिखा है, बॉन्ड ऑन नहीं दिखाया है। हमको अपने एक बेसिक पार्ट पे रहना है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 से ना ज्यादा ना 4 से कम, अगर उसे स्टेबल रहना है तो सर ये कार्बन हुआ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, Cl भी टर्मिनल पर सिंगल बनाता है, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए और ये बॉन्ड मिला के 4, ऐसे ही ये हुआ, तो सर ये तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, और जहां डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब वहां चेक करने की कोई जरूरत, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई चक्कर यहां नहीं होगा। क्लियर है मामला? चलो यहां तक क्लियर है। ये 15 सवाल एक बार देख लीजिए। अब जब आप इतना पढ़ लेंगे, बात समझिएगा, तो पेपर वाला क्या करेगा, आपको थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा ही करेगा। कैसे करेगा सर? बनाओ डिजाइन है, बना दो। अरे अभी बहुत बढ़िया बनाएंगे डिजाइन, देखना मजा आ जाएगा तुमको। हाँ तुम हंस रहे हो, लिटरली इतना ही सरल होना चाहिए पढ़ना। टेंशन मत लो, आराम से काम करो। करेगा या नहीं करेगा? अच्छा एक बात सुनना, तुम क्या कहोगे कि देख भाई तुम हमको कोई डिजाइन दे दो, हमको इतना पता है कि हम डबल बॉन्ड वाले के पास जाएंगे, तो हम अपना फालतू समय बर्बाद इधर नहीं करेंगे। अच्छा एक बात और है, जिनके लिए दिख रही है डंडियां, यानी हर पॉइंट एक कार्बन है, तो इसका मतलब मैं यहां पहुंचा तो यानी ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है? कार्बन, और ये भी क्या है? कार्बन। अच्छा अब यार ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसका चौथा बॉन्ड क्या होगा? हाइड्रोजन। छुपा के किसको लिखा जाता है? हाइड्रोजन को। ये कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, इन डंडियों का मतलब यहां कार्बन है, और कार्बन मतलब CH3। सर इस कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग, क्योंकि ये तो कार्बन ही होंगे ना, लेकिन इस कार्बन की दोनों वैलेंसी सेम, यानी यहां कट गया मामला। इसका मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लायक नहीं। क्लियर है मामला? किसी ने कसम थोड़ी दी है कि एक ही डबल बॉन्ड बनाना है। कितने भी, जब बोला है कितने भी बना सकते हैं, तो कितने भी बना सकते हैं।
होगा? कहां कहां से करेगा? दोनों से करेगा सर। आप क्या कहेंगे कि देखो सर ये भी डबल बॉन्ड ये भी, तो कार्बन बना लो, झंझट इन्हीं का आना है। ये वैलेंसी मतलब CH3, बोलो भैया। 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना रहा है मतलब चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन। हम अपना बॉन्ड बॉन्ड बना के रख रहे हैं। यहां आते हैं, बोले ये सिंगल बॉन्ड है मतलब यहां CH3 होगा और ये चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन। बोलो, बोले आप चेक कर लो आके, तो बोले ठीक है आओ। तो बोला गया सर इस कार्बन की दोनों वैलेंसी, बोले डिफरेंट, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट। आगे क्या हो रहा है अपने को उससे मतलब नहीं है, जिसको चेक कर रहे पहले उसको पकड़ो। तो क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए तैयार है? हाँ है सर। अब इसकी बात जब करेंगे तो इस डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट यानी पास हो गया, इस कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट यानी पास, यानी ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है बात? तो ये पहले तो पता होना चाहिए कहां कहां से शो कर रहा है। अब सर एक टर्म आएगा, लिखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर। यार बेकूफ बना रहे हैं तुमको, धीरे धीरे करके कठिन कर रहे हैं, ऐसे समझो और क्या। अब डायरेक्ट बता देंगे कि आज हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, तो तुम कहोगे छोड़ो रहने दो, है ना? तो धीरे धीरे आ रहा है। अभी तुम्हें सरल लग रहा है कि अच्छा डबल ई बॉन्ड तो देखा जाता है, धीरे धीरे टफ होगा। टफ नहीं होगा मतलब पता ही नहीं चलेगा तुमको। SGC मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या होता है सर? किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में वो जगह जहां से वो मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, वो जगह एक से ज्यादा भी हो सकती है, और उन जगहों को क्या कहा गया? स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर है बात? लिखिएगा इन अ गिवन मॉलिक्यूल, in a given molecule those position in a given molecule those position in which molecule shows ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्लिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे भविष्य का भी काम निपटा लेते हैं, या तो ज्योमेट्रिकल शो करे या ऑब्लिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर, कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर, रिप्रेजेंटेड एज स्टार। बना लो। क्लियर है मामला? अब एक बात समझना, यहां कितने हैं? एक कि दो? मोटा मोटी बात बताओ। देखो थ्योरी छाप के बैठे हो, पेपर तुमको देना नहीं है 12वीं का। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसी जगह जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा हो। क्या ये शो कर रहा है? क्या ये शो कर रहा है? वो जगह कहलाती है स्टीरियोजेनिक सेंटर। मतलब किसी एटम के ऊपर नहीं। अच्छा शो कौन करता है? डबल बॉन्ड या कार्बन एटम? डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये स्टार कहां बनेगा? इनके ऊपर। क्लियर है मामला? तो थोड़ा सा एडवांस मामला है, देखने में अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा आपको कुछ आता है ना? तो कभी ये बना दिखे तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। तो एक स्टार लगाते। तुम बताओ।
यहां कितने डबल बॉन्ड कर रहे हैं? कि तुम्हें अपने को बोलना है, जवाब मिल गया होगा, ये तुम्हें अपने को बोलना है, समझ गए होगे? हाँ ठीक तो है ही है, ठीक तो है ही यार, हमारे साथ यही तो समस्या है। ये मेरा बिल्कुल खुला रहता है, जब जिस दिन, जैसे कल था, कल मुझे नहीं लगा कि मैं क्लास लेने के हिसाब में हूं, मना कर दिया मैंने, नहीं लूंगा। ये चक्का आधा जाम करके कभी नहीं आते हैं हम। 99.99% का खेल नहीं है, 100% है तो क्लास में चढ़िए, पढ़ाइए, 99.99 है तो छोड़ दीजिए सर, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तो वही 0.01% में ही टिका हुआ है ना। टॉटोमेरिज्म पढ़े हो ना, कीटो से इनॉल था और इनॉल 0.01% था और अचानक से बलशाली होकर 99.99 हो जाता है वो, तो कब तुम्हारा सवाल 0.01% की तरफ जाएगा? खैर बेसिक बात है, ध्यान रखना है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकता है। यार एक बात बताओ सर, अगर ये पेन है तो ऐसे 10-20 हो जाए तो पेन है सर, तब भी पेन है सर, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई, अब चीज तुम्हें ज्यादा मिलने लगी, बस इसका मतलब है। अगला है सर, अगला हेडिंग डालिए कन्फ्यूगरेशन प्रीफिक्स। कन्फिग्यूरेशन प्रीफिक्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये क्या चक्कर है भाई, ज्योमेट्रिकल शो करेगा, अभी तक ये बता रहे थे, अब उसका नाम लिखेंगे कुछ, तो ज्योमेट्रिकल के नाम के लिए क्या यूज किया जाएगा? पहला प्रीफिक्स आपको पढ़ना है सिस ट्रांस, और प्रीफिक्स का मतलब याद रखिए, जो नाम से पहले लगाया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। बात समझे या नहीं? यानी ब्यूटीन 2 का मतलब 4 कार्बन, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड। सिस ब्यूटीन 2 का मतलब 4 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा ज्योमेट्रिकल वाला दिखाओ? सिस वाला। क्लियर है मामला? अब सर सिस और ट्रांस के लिए क्या लिखना है? लिखिएगा सेम ग्रुप और एटम with respect to doubly bonded carbon atom, same group or atom with respect to doubly bonded कार्बन एटम। यहां जानबूझ के कार्बन शब्द यूज किया गया है, ठीक बात। अगर सेम ग्रुप है और कहां पाए जा रहे हैं? सेम साइड, तो क्या कहलाएगा? सिस। अगर पाए जा रहे हैं अपोजिट साइड, तो क्या कहलाएगा? ट्रांस। सुनो तो, तुम छाप रहे हो, रुको तो। मजेदार बात मालूम है क्या है यहां पे? ये कब चेक करोगे? हैं? अच्छा ये बताओ, इंजीनियरिंग करोगे ये तय है? तो तय है ना। सिविल से करोगे, इलेक्ट्रिकल से करोगे, इलेक्ट्रॉनिक से करोगे, बात समझना, कि मेटलर्जी से करोगे, कि कंप्यूटर साइंस से करोगे, है ना, ये कब पता करोगे? अभी है? ये कब पता करोगे? जब क्या करा रहे होगे? बहुतों को बताओ पता नहीं, देख लो। जब करा रहे होगे काउंसलिंग, और काउंसलिंग कब करा रहे होगे? जब सेलेक्ट हो गए होगे। अरे बोलो भैया, जब सेलेक्ट हो जाओगे तभी तो कहोगे मैं सीएस लूंगा, मैं इलेक्ट्रिकल लूंगा। पता चला तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुम बाहर टहल रहे हो पान के ठेले के बाहर और कह रहे हो कि सुनो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही यार, बहुत टेंशन हो रहा है, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है यार। तो वो कह रहा है कि
कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, मतलब तुम्हारा कितना आया नंबर? 80। बोले 80 में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। बोले तभी तो कह रहे हैं कि नहीं मिला। बोले भाग जाओ साले, मारेंगे बहुत तुमको। बोलो यार, ये बोलो सिलेक्शन नहीं हो रहा, बात समझ में आ रही है? कह रहे हो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है यार। तो इसीलिए ये काम कब देखोगे सिस ट्रांस? जब आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा हो। जब ना कर रहा हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये ब्रांच की तरीके है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। बगल में चाहे तो लिख लीजिए, आप मंदबुद्धि छात्र हैं, लिख लीजिए अप्लीकेबल ओनली, अप्लीकेबल ओनली। इसके नीचे लिखो सीधे कॉन्फ़िगरेशन प्रीफिक्स फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स के नीचे सीधे मेन जगह लिख दो ना। ये सब कहां काम करेगा? अप्लीकेबल ओनली व्हेन मॉलिक्यूल शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, applicable only when molecule shows geometrical isomerism। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तब बताना कि सिस है कि ट्रांस। उससे पहले बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए सर, नाम हम नहीं लिखवाएंगे, केवल आप हमको बताइएगा। एक तो अभी पीछे वाला ही है ये, बाकी कल कराऊंगा इसमें, लेकिन एक बढ़िया सवाल जरूर कराऊंगा। हाँ भैया, पहली चीज, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है? कर रहा है। क्लियर है मामला? अब सर क्या लिखा है? सेम ग्रुप या सेम एटम कहां पाए जाएं? सेम साइड। सेम साइड का मतलब ये नहीं है, अब डबली बॉन्डेड एटम की साइड की बात कर रहे हैं, तो सेम साइड है इसलिए क्या बोलेंगे? और यहां अपोजिट साइड है इसलिए क्या बोलेंगे? और यहां इस बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो शो करना चाहिए। तो सुनते जाओ, देखो तो इधर अच्छे सवालों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, बोले हां भैया बिल्कुल शो कर रहे हैं। ठीक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और ये आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्या सेम होना चाहिए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। और डब्बे में अभी बना के रख लीजिए, मौका पड़ने पे डब्बा दिखाएंगे हम आपको, आप ये भूल जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, ये चैलेंज है। मैं इसी सवाल गलत करा लूंगा आपसे। मैं क्या, पेपर वाला भी ऐसा ही करा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस का कोई मतलब है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि सिस और ट्रांस एक मॉलिक्यूल के लिए है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ी है सर। अच्छा सर, बस एक ये सवाल, ऐसे कोई भी डिजाइन बना के वो दे सकता है। अच्छा, कार्बन में एक बात याद रखना, इधर देख लो। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो पहला काम क्या करना, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड चेक करने हैं, तो कार्बन कार्बन बना लिया तुमने। अब सर ये CH3 है। अब कार्बन का जब अगला बॉन्ड बनाना, तो क्या मैंने पढ़ाया है कि डबली बॉन्डेड कार्बन अगर है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग डिजाइन की वजह से बनाते हैं, ये बॉन्ड 120 दिखता है इसलिए ऐसे बनाया जाता है। अब सर क्या वो चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन हो गई? यहां आएंगे, जब चौथा बॉन्ड बनाएंगे तो यहां बगल में नहीं बना देंगे, 120 डिग्री दिखाना है इसीलिए अपोजिट बनाया जाता है। तो ये आया H। क्लियर है मामला? यहां आते हैं, ये दो बॉन्ड दिख रहे हैं, खुद ही समझदार हो, यहां H होगा, ये CH3 होगा और ये H होगा। सुनते जाना जरा, थोड़ा स्टाइल में काम करेंगे। क्या कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग? हाँ है। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग? हाँ है। यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और हम स्टार बना के बताएंगे। बोलो भैया। यहां आते हैं,
क्या इस कार्बन की दोनों वैलेंसी ऊपर नीचे अलग अलग है? हाँ है। इस कार्बन की भी दोनों वैलेंसी अलग अलग, यानी कि स्टार बनाएंगे। क्लियर? बोलो भाई। अब सर सिस और ट्रांस बताना है। तुम्हें लगेगा कि यहां पे बड़ा अलग अलग लिखा है, लिखा रहने दो। उसने क्या बोला है? सेम ग्रुप, या तो जो चीज हमें सेम दिखेगी हम उसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। Cl और Br के रिस्पेक्ट में थोड़ी बताएंगे कि सेम साइड है कि अपोजिट है। तो देखो जरा कुछ सेम एम नजर आ रहा है क्या तुमको? इस वाले में कहां लगा है? अपोजिट। अपोजिट मतलब ये कौन से भैया हुए? ट्रांस वाले भैया हुए। यहां आते हैं, कहां लगा है? तो क्या लिखेंगे? बात खत्म। क्लियर है मतलब? और सुन लो चलते चलते, अगर कोई कहे कि पहले क्या लिखेंगे तो बोलोगे आईयूपीएसी नंबरिंग करोगे जब, तो जो पहले आए उसको पहले लिख देना। अरे बोलो भैया, नंबरिंग का तो एक रूल ये है ना। तो अगर कल को मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें नंबरिंग आपको करनी पड़े, तो याद रखना है आपको कि नंबरिंग करने का सीधा सा रूल है, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। यहां दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, कहीं से भी नंबर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी भी डिजाइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये बता सकते हो, और उस पॉइंट पर यह भी बता सकते हो कि वो सिस है या ट्रांस है। क्लियर है मामला? कल जब आइएगा इसमें निकाल के लाइएगा कहां सिस है कहां ट्रांस है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे तभी निकालना, अदरवाइज वो जगह छोड़ देना। अब सुनो, अगर कल को एक से ज्यादा का डबल बॉन्ड आ गए, जिस डबल बॉन्ड पे कुछ नहीं हो रहा है उस डबल बॉन्ड को तुम्हें छोड़ देना है और अगले वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखना है। क्लियर है मामला? सिस और ट्रांस केवल वही निकालोगे जो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हो। क्लियर है? तो इतनी बात आपको याद रखनी है। कल हम लोग इसी के आगे और बातचीत करेंगे सर।